कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस के जो वन शॉट रिवीजन करा रहे हैं उसके हम सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट के अंदर हम 2 यूनिट को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने 2 यूनिट कवर कर रखी है, बैटरी को और आपके इमिशन कंट्रोल यूनिट को। आज हमारा 2 यूनिट है। एक तो आपका ब्रेक सिस्टम हम कवर करेंगे, दूसरा आप सभी को हम कवर करने वाले हैं स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम। और हमने यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आपका यूनिट नंबर 2 बचेगा और उसके बाद आपका सस्पेंशन सिस्टम बचेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ और बचेगी जिसको हम बहुत ईजिली अगले वीडियो में कवर कर देंगे और हम बहुत शॉर्ट में रिवीजन करा रहे हैं, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही रिवीजन करा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम वो सब क्वेश्चंस करा रहे हैं, नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करा रहे हैं। भाई अगर एप्लीकेशन को अभी नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स जितने भी आपके हमने ऑटोमोबाइल टॉम जिसके हमने टॉप 5 डाले हैं, टॉप 15 डाले हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ चैप्टर वाइज डाले हैं, उसको देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को उठाइए, पीवाईक्यू को देखिए। बहुत इजी में आपकी तैयारी हो जाएगी और बहुत आराम से आप मैकेनिकल 5th सेमेस्टर को पार कर जाओगे। तो भैया आगे चलते हैं और हम अपने यूनिट्स की शुरुआत करते हैं। तो चलिए भैया हम फटाफट से हम यूनिट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 3 हमारा है स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम से 3 क्वेश्चंस आते हैं और आप सभी को हम 3 क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन और, ठीक है, 4 क्वेश्चन आप सभी को हम कराने वाले हैं, जिससे पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इन 4 क्वेश्चन से आप सभी का एग्जामिनेशन इस तीसरे चैप्टर से 100% लड़ जाएगा। देखो हमारा टेक्निक सिंपल है और वही क्वेश्चंस पढ़ाने का कह सकते हैं कि आइडिया दे रहा हूँ जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं स्टीयरिंग सिस्टम से। जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में बताया है आप लोगों को कि अगर कोई यूनिट है और उसका नाम है जो चीज़, तो उससे टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। जैसे आप सभी से सिस्टम पूछ लेता है किस चीज़ का, स्टीयरिंग का, कि स्टीयरिंग के कार्य सिद्धांत को बताइए। तो चलिए हम स्टीयरिंग को कार्य सिद्धांत को समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि स्टीयरिंग है क्या। ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, स्टीयरिंग तो हम लोग जनरली जान ही रहेंगे हैं। ठीक है, कि कोई भी ऐसा व्हीकल है, चाहे वो आपका 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसको हम ऐसे जगह पर मोड़ना चाहते हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं, अर्थात इच्छित दिशा में मोड़ने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेहतर स्टीयरिंग सिस्टम वह है जिसमें वाहन के पहिए ठीक प्रकार से घूमते हुए वांछित कोणों पर घूमते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि जो करेक्ट स्टीयरिंग सिस्टम है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है कि जो वाहन के जो पहिए हैं वो ठीक प्रकार से किसी एक एंगल पर घूम रहे हैं। ठीक है, जिस एंगल पे आप मोड़ना चाह रहे हो, और वहां पर स्किड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे स्किड नहीं करने का मतलब वहां पे फिसल नहीं रहे हैं। क्लियर है बात भाई? तो स्टीयरिंग सिस्टम जान गए कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारा जो भी पहिया है वो आपका मूव करता है जिस जगह पे हम उसको मूव कराना चाहते हैं। ठीक है, अब आइए हम स्टीयरिंग सिस्टम के कार्य को समझते हैं कि स्टीयरिंग सिस्टम हमको कार्य में क्या देता है। तो देखिए भैया हमारा जो व्हील है, ठीक है, खास करके यहाँ पे फ्रंट व्हील, ठीक है, फ्रंट व्हील यहाँ पे लिख भी देता हूँ, के दाईं और बाईं दिशा में घुमाने में हमारा क्या करता है, हमारा स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम अनदर काम करता है कि स्टीयरिंग पहिए की घूर्णन गति, घूर्णन गति का मतलब क्या समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, घूमने वाली गति। ठीक है भैया, घूर्णन गति यानी जो आपका व्हील घूम रहा है को वाहन के अगले पहिए में, वाहन के अगले पहिए का मतलब क्या होता है, फ्रंट व्हील। ठीक है, फ्रंट व्हील में कोणीय मोड़ यानी किसी भी एंगल पे मोड़ना या किसी भी एंगल पे घुमाना, ये काम हमारा करता है स्टीयरिंग। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं समझने वाले हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि अगर हमारा स्टीयरिंग सिस्टम अच्छा है तो हमारा कोई भी वाहन
घूर्णन गति कर रहा है, यानी घूम करके आगे की तरफ चल रहा है। तो जो हमारा फ्रंट व्हील है, जहां पर हम उसको एक एंगल पर मोड़ना चाहते हैं या एंगल पर घुमाना चाहते हैं, वो काम हमारा स्टीयरिंग कर देगा। समझ गए मेरी बात? तो स्टीयरिंग का काम है कि चलती हुई वाहन को एक अच्छी दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक इच्छित दिशा में मोड़ दे और एक एंगल पे मोड़े, और या हम जहां पे भी मोड़ना चाहते हैं किसी एंगल पे, उस एंगल पे वो मोड़ दे। ठीक है। यह ड्राइवर द्वारा लगाई गई कोशिश को बढ़ा देता है, जिसमें ड्राइवर को कम बल लगाना पड़ता है। मतलब अब तो पावर स्टीयरिंग सिस्टम आ गए हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आजकल के सिस्टम में तो पता ही है कि आप एकदम से पानी हो गया है, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम भी है, तो पानी की तरह ही आप आराम से यूज करते हैं अपनी स्टीयरिंग को। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी एंगल पे हम उसको घुमा रहे हैं तो हम बहुत इजीली उसको मोड़ेंगे, तो टायर की जो घिसाई है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रही स्टीयरिंग सिस्टम के कुछ कार्य। ठीक है भैया, आपको ये डायग्राम जरूर से जरूर बना देना है। अगर आप स्टीयरिंग सिस्टम के इस डायग्राम को बना देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपके सामने कुछ नोमेनक्लेचर भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको एज इट इज बनाना है। जैसे ये किंग पिन है, ठीक है, तो ये किंग पिन क्या कर रहा है, जो ये हमारा एक्सल लगा है और यहाँ पे जो हमारा व्हील लगा है, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है भैया, चलो अब यहाँ पे स्टीयरिंग नकल आर्म्स, तो इसका काम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि जो स्टीयरिंग है, ठीक है, स्टीयरिंग गियर है, जहां से, जैसे मान लो ये स्टीयरिंग बॉक्स है, ठीक है, तो जहां से जो भी हमको मूवमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, वो मूवमेंट को क्या करता है, उस मूवमेंट को ले जाकर के पहिए तक ट्रांसफर करता है और उसी दिशा में हमारा वो मूव करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये टाई रॉड, ठीक है, ये जो टाई रॉड है, ठीक है, इसके साथ जुड़ करके, ठीक है, जो स्टीयरिंग गियर है, यहाँ पे लिख भी देता हूं, स्टीयरिंग गियर से जो मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है, मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है, मूवमेंट, उसको क्या कर रहा है, व्हील तक पहुंचा रहा है। ठीक है मेरे भाई, उसको क्या कर रहा है, व्हील तक पहुंचा रहा है। तो अगर हम देखें टाई रॉड को, तो टाई रॉड हमारा कुछ नहीं है, ये क्या करता है कि जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग की मदद से जो व्हील है हम उसको घुमा रहे हैं, तो उसमें ये टाई रॉड आपका हेल्प करता है। ये कहाँ कहाँ जुड़ा होता है, स्टीयरिंग नकल से जुड़ा होता है और स्टीयरिंग गियर से जुड़ा होता है। इधर इधर स्टीयरिंग नकल है और ये स्टीयरिंग गियर से आपका जुड़ा होता है टाई रॉड। ठीक है, और ये क्या करता है कि पहियों को मोड़ने में मदद करता है, यानी जो भी स्टीयरिंग गियर से पावर मिलती है उसको क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है, कहाँ तक, व्हील तक ट्रांसमिट करता है, और हमारा जो व्हील है वो जिस भी दिशा में हमको मोड़ना होता है उस दिशा में हम मोड़ते हैं। तो अगला हमारा टर्म है पिटमैन आर्म। ठीक है, पिटमैन आर्म हमारा क्या करता है, आप अगर ट्रैक्टर का स्टीयरिंग सिस्टम देखेंगे, तो सपोज ये ट्रैक्टर के ऊपर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रैक्टर के ऊपर आप जब बैठे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के आसपास ऐसे निकला रहता है, ठीक है, ऐसे निकल करके फिर ये व्हील के आसपास ऐसे जुड़ा रहता है स्टीयरिंग। ठीक है, तो जो रॉड निकल के रहता है वो तो टाई रॉड हो गया। तो हमारा पिटमैन आर्म करता क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक इस प्रकार का शाफ्ट होता है, शाफ्ट की तरह, शाफ्ट को मतलब यूज होता है कि जो स्टीयरिंग व्हील की जो घूमने वाली गति है, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील किस तरीके से घूम रही है मेरे प्यारे साथियों, ये घूम रही है आपकी एंगुलर, यानी कोणीय कर रही है। ठीक है, गोल गोल घूम रही है स्टीयरिंग। ठीक है, लेकिन इसको क्या किया इसने, क्या, पिटमैन आर्म ने, ठीक है, पिटमैन आर्म ने इसको क्या किया, इसको गोल गोल घूमने वाली गति को क्या कर दिया, रेखी में कन्वर्ट कर दिया। रेखी का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब आप सभी का ये इस फॉर्म में घूम रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, तो ये आपका पिटमैन आर्म क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, कि आपका जो भी स्टीयरिंग का गोल गोल घूमने वाला यानी एंगुलर मूवमेंट है उसको लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील लगी हुई है, स्टीयरिंग कॉलम है जहाँ से आपका घूमने के बाद ये घूमता हुआ ये ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, और ये स्टीयरिंग बॉक्स है जहाँ पे सारा मैकेनिज्म आपका फिट होता है। तो ये आपका ओवरऑल मैंने यहाँ पे स्टीयरिंग के बारे में समझाया, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ तो आपके ओवरव्यू में जाती है, पूछा जाता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये हम पढ़ाने से पहले अभी मैं आपको एक बात बताऊं
कि एक बच्चे का भी मेरी प्रीवियस वीडियो में भी कमेंट पड़ा होगा, ठीक है, जा करके देखना, जो हम यूनिट नंबर लास्ट वाला यूनिट और बैटरी वाली यूनिट करवाए थे 45 टू 50 मिनट्स के अंदर। उसमें लेड एसिड बैटरी का हमने कंस्ट्रक्शन समझाया था, 10-12 मिनट लिया था मैंने और समझा दिया था प्रॉपरली, जिसमें हमने कंटेनर के बारे में अलग से बताया था, सेपरेटर के बारे में बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, और फिर लेड एसिड बैटरी का जो डायग्राम था। अब उसमें ये कमेंट किया था कि भाई इतना हम क्यों पढ़ें, इतना जा करके, मतलब उसके कहने का फीलिंग ये था कि इतना लंबा हमें क्यों पढ़ना है। और फिर इसमें कमेंट में रिप्लाई भी आया, इतने इससे सरल तो चैट जीपीटी में है। तो मैं आप लोगों को और उसको भी यही रिप्लाई देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देख भाई, आपके नंबर भी उसी तरीके से आते हैं। हाँ, वो भी कर रहा था कि 40 प्लस इजिली आ जाते हैं। मैंने कहा अगर ऑटोमोबाइल में तुमने ऐसा चैट जीपीटी से लिख के और नॉर्मल लिख के 40 प्लस का स्कोर कर दिया तो मेरे को जरूर रिजल्ट भेजना। ढंग से लिखोगे ढंग से नंबर मिलेगा, और ढंग का कोई मास्टर मिल गया ना तो बहुत कर्री हालत हो जाएगी जो इस तरीके के लोग सोचते हैं। प्रॉपर लिखोगे तो प्रॉपर नंबर मिलेगा। जहां पे जिस तरीके की लिखना है, अगर लेड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन पूछा है तो वहां पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और प्रॉपर बताना पड़ेगा। खैर छोड़िए, हम इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं, प्रिंसिपल को हम समझते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को डायग्राम देखने में बहुत अजीब से लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपको ये क्लियर करूंगा। लेकिन पहले नंबर इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले इसका मोटिव क्या है वो समझ लीजिए। आप सभी नीचे अगर आएंगे तो ये लिखा हुआ है इक्वेशन। क्या लिखा है? करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन। करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन कहता है कि अगर कॉट फाई माइनस कॉट थीटा बराबर सी बाई बी हो तो आपका कोई भी आपका व्हील है घूम रहा है, उस समय अगर हम उसको मोड़ते हैं, अपनी स्टीयरिंग को मोड़ रहे हैं, तो वो स्किड नहीं करेगा। ये करेक्ट इक्वेशन बताता है। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अंदर ये भी चीज मेंशन है कि जब भी हम आपका स्टीयरिंग को हम मोड़ रहे हैं तो जो फ्रंट व्हील के साथ एंगल बन रहा है और फ्रंट व्हील के इस वाले पहिए के साथ और इस वाले पहिए के साथ, ठीक है, इन दोनों फ्रंट व्हील के दोनों पहिए के साथ जो एंगल बन रहा है, रियर व्हील के इस आपके एक्सल वाले एक्सिस के ऊपर कहीं आगे जाकर के एक पॉइंट पर मिलेगा। अगर दोनों का एक पॉइंट पर नहीं मिल रहा है एंगल के साथ तो आपका पहिया डेफिनेटली स्किड करने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम एक एक चीज करके इसको समझाते हैं। इसको समझने से पहले आप किसी गाड़ी को अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, याद करके देखिए उसका ये पहला पहिया है, इधर मतलब आगे का दोनों पहिया है और ये पीछे का दोनों पहिया है, ठीक है, इतना समझ में आ गई। ये पूरा गाड़ी का स्ट्रक्चर टाइप का है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो फ्रंट व्हील है और रियर व्हील है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे लिया गया है उसे हम कहते हैं व्हील बेस, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। क्या? बी से डिनोट कर रहे हैं। और इस पहिए से इस पहिए के बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या डिनोट किया है? उसको हमने डिनोट किया है सी से, और उसे हम कहते हैं व्हील ट्रैक। ये जो सी डिस्टेंस है, नीचे मैंने लिखा भी है, फिर भी लिखता हूं व्हील ट्रैक, ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर है। चलो, अब यहां पे आप सभी को दो चीज ध्यान में रखने वाली चीज है कि ये वाला जो पहिया है, ये वाला पहिया है, ये वाला पहिया है, ये वाला पहिया है। इस वाले पहिए से इस वाले पहिए के बीच की दूरी को मैंने आपको समझा दिया। जो ये वाले पहिए के बीच को जोड़ रहा है वो है आपका फ्रंट एक्सल, और इस वाले दोनों पहिए को जोड़ रहा है वो है आपका रियर एक्सल। यानी ए और बी के बीच की जो दूरी है सी, और जो उसमें एक्सल लगा हुआ है उसे हम कहते हैं फ्रंट एक्सल, पीछे वाला है रियर एक्सल, ठीक है। अब होगा क्या, मैकेनिज्म को समझने से पहले समझो कि हम ऐसे नॉर्मल हमारी गाड़ी खड़ी है और आगे हमने बढ़ाया, फिर हम सपोज करो हमने इसको राइट साइड में मोड़ा, इस एंगल पे ऐसे मोड़ा, ठीक है। तो जो बात हमने बताई थी, जैसे ही हम मोड़ेंगे इससे जो बना एंगल है यहाँ पे आएगा किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, रियर एक्सल के आगे हम बढ़ाते हैं इसको, इस लाइन को, और इस लाइन पे आगे आकर के एक जगह पे मिलेगा। और इसी क्रम में जो बी वाला पॉइंट है, जो आपका फ्रंट व्हील का दूसरा पहिया है, उसका भी एंगल यहाँ पर आकर के मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो ये परफेक्ट स्टीयरिंग नहीं काम कर रही है, यानी स्किड होने की संभावना बिल्कुल है। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसे आपका मिल गया। अब हम जो इधर वाला पहिया है, जो इससे नजदीक वाला पहिया है, ठीक है, यानी राइट साइड वाला जो पहिया है वो ज्यादा एंगल बनाएगा, यानी बड़ा एंगल बनाएगा, तो वो हमारा एंगल कहलाता है थीटा।
कौन सा एंगल, थीटा। और जो ए वाला है ये दूर पर है तो इसलिए ये छोटा एंगल बनाएगा, ये हम कहेंगे इसको फाई। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, इस वाले पॉइंट से हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया और इसको भी हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर दूरी आपकी बी थी तो हमने इसको बी एज इट इज मान लिया, और इधर की तरफ हमने वाई, इसको हमने ऐसे ही रैंडमली वाई एक्स जो भी मानना है मान लिया। ठीक है भाई, कुछ नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा, तो अंदर जो लॉक हो रहा है कोण, ठीक है, अंदर के लॉक का कोण जो ज्यादा आपका बना रहा है, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं थीटा वाला, अंदर के लॉक का कोण। और जो फाई है वो बाहर के लॉक का कोण है। ठीक है, बाहर वो लॉकिंग हो रही है उसकी, तो बाहर के लॉक का कोण है। खैर इसका लिखने का कोई मोटिव नहीं, अगर नहीं लिखते हो कोई मतलब नहीं है, मैंने यही बता दिया कि जो राइट साइड का व्हील है वो ज्यादा एंगल बना रहा है, वो आपका क्या है, थीटा। और जो आपका लेफ्ट साइड का व्हील ए है वो आपका फाई, वो कम एंगल बना रहा है। और जो फाई है वो आप सभी का बाहर के एंगल का कोण है, लॉक का कोण है। और जो थीटा है वो अंदर के लॉक का कोण है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम प्रूफ करेंगे कैसे, जो हमने आपको डेरिवेशन में बताया था। ठीक है, कुछ नहीं है, अब ए बी सी डी सब कुछ लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कोई सा भी ट्रायंगल पकड़ ले, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, ये वाला, तो हम कहाँ पर थे मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर थे कि इस वाले एंगल बी ई और ओ वाले एंगल को पकड़ेंगे। ठीक है, तो बी ई ओ वाले एंगल को पकड़ेंगे तो कॉट थीटा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर आप सभी का हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे आपका आधार यहाँ पे यूज कर लेंगे y, और आधार बटे ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आधार बटे ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार है y और लंब है आपका b। अब इसी क्रम में हम कॉट फाई वाला एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल। ठीक है, देखेंगे कहाँ से, ये वाला एकांतर कोण है, यहाँ पे अगर आपको थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, और ये फाई है तो यहाँ पे फाई आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला एंगल ए हो गया, ई हो गया और ओ हो गया। ठीक है, तो जब दूसरे वाले एंगल देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर ये वाली पूरी डिस्टेंस लेंगे, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली पूरी डिस्टेंस, ये है सी और प्लस में वाई है, तो सी प्लस वाई, और आपका इधर लंब ये है पूरा, तो लंब है आपका बी। ठीक है, तो इस क्रम में कॉट फाई बराबर सी प्लस वाई अपान बी हो गया। अब हम दोनों को लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर वाई बाई बी है, कॉट फाई बराबर वाई प्लस सी बाई बी है। ठीक है भैया, दोनों को अलग अलग कर लो, वाई बाई बी अलग कर लो, सी बाई बी अलग कर लो कॉट फाई में। ठीक है, तो अगर आप कॉट फाई बराबर देखोगे तो वाई बाई बी है, तो यहाँ पर वाई बाई बी की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, वाई बाई बी की जगह पे कॉट फाई लिख सकते हैं। ठीक है, ओ सॉरी कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर वाई बाई है बी है, तो वाई बाई बी की जगह कॉट थीटा लिख दिया। कॉट फाई बराबर ये था ही वैल्यू, और ये सी बाई बी एज इट इज लिख दिया। तो अब ये कॉट थीटा माइनस हो जाएगा, तो कॉट फाई माइनस कॉट थीटा बराबर सी बाई बी मिला। तो अगर ये इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं तब आपका जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो फिसलेगा नहीं। तो यही था आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। इसमें कुछ और टर्म हमने लिखा है, उसको ऑलरेडी मैंने बताया भी है। ठीक है, स्टीयरिंग प्रणाली जो है रोटरी, ठीक है, यानी घूमने वाले मोशन को एंगुलर मोशन में परिवर्तन करने के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और इसमें स्टीयरिंग पहिए की घूर्णन गति को विभिन्न माध्यमों से होते हुए, विभिन्न माध्यमों से घूर्णन गति जो घूम रही है पहिए की, ठीक है, पहिए की कोणीय गति में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो रोटरी मोशन को हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोशन के अंदर घूमने वाले मोशन को हमने क्या किया, ठीक है, इस वाले मोशन को हमने क्या किया, घूमने वाले मोशन को हमने क्या किया कि इस फॉर्म में ऐसे लेफ्ट साइड या राइट साइड में घुमा करके हमने गाड़ी को आगे की तरफ जिस भी दिशा में हमको मोड़ना था उस भी दिशा में हमने मोड़ दिया। चलो, अब स्टीयरिंग प्रणाली को यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टीयरिंग प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि जब वाहन किसी कर्व्ड पाथ पर चले तो उसके सभी पहिए सड़क के साथ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर आर्क पर संपर्क करते रहे। मतलब उसके जो पहिए हैं ऐसा नहीं हो कि किसी जगह पे उठ रहे हैं किसी जगह पे बैठ रहे हैं, नहीं, एक सर्कुलर आर्क बनाते हुए सभी जो है सड़क के साथ चिपक करके चले। ठीक है, जिससे वाहन के पहिए को आवश्यकता अनुसार गति की दिशा प्राप्त होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पूरा आपका व्हील है, टायर है, वो क्या करे, पूरा इस तरीके से हो कि आपका
स्टीयरिंग प्रणाली इस तरीके से हो कि वो पूरा सड़क के साथ चिपक कर चले। किसी वाहन की स्टीयरिंग सिस्टम का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि जब वाहन को किसी मोड़ पर मोड़ना हो तो अंदर बने पहिए का घुमाव बाहर वाले पहिए की अपेक्षा अधिक हो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आपने देखा है कि ये जो इधर राइट साइड वाला वाला है ये ज्यादा एंगल बना रहा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड यानी अंदर वाला कोण है ये कम एंगल बना रहा है, यानी उसको कम घूमने की आवश्यकता होती है। राइट साइड वाले को ज्यादा घुमाना पड़ता है और ऑटोमेटिक वो घूम करके उस लेवल में आ जाता है तथा पहिया मोड़ पर बिना किसी फिसलन पर आसानी से घूम जाए। ठीक है भाई, तो ये पूरा स्टीयरिंग सिस्टम था और इसका प्रिंसिपल था। मुझे आशा है कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। और अब हम पढ़ेंगे डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। ठीक है, डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म रेयर यूज होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप सभी का पिनियन और रैक, ठीक है, पिनियन और रैक सिस्टम यूज होता है जिसके ऊपर आपका स्टीयरिंग सिस्टम स्लाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है और इसके अंदर आकर के कुछ भी, ठीक है, इस रैक को स्लाइड करवा रहा है। जैसे ये मान लो इस इधर की तरफ घूमा, ठीक है, तो ये भी आपका आगे की तरफ घूमेगा, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इसमें पिनियन जो है वो रैक के ऊपर स्लाइड करता है। ये आपके ऊपर डायग्राम है, ठीक है, इसको आप देखिए। इसमें होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जो ये आपकी व्हील्स लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सल लगा हुआ है, ठीक है, इनको घुमाया किस तरीके से जा रहा है, लिंक की माध्यम से। लिंक क्या करता है, यहाँ पे दो लिंक लगा हुआ है जिनको गाइड करने के लिए गाइडेंस लगी हुई है, गाइड। ठीक है, इन लिंक क्या कर रही है मेरे प्यारे साथियों कि मान लो सपोज इसको इधर की तरफ घुमाना है तो ये इसको देंगी, ठीक है, कह सकते हैं कि मूवमेंट देंगी और यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये मूव करेगा। और अगर ये वाला की बात करें इधर की तरफ तो ये इसको देगा मूवमेंट और ये आपका इधर और इधर मूव करेगा। इस तरीके से आप सभी का जो भी गाड़ी है वो आगे की तरफ मूव क्या नाम है, स्टीयरिंग को फॉलो करेगी। तो ये आपका सिस्टम है जहाँ पे ये डाई ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, डाई ब्लॉक में क्या है मेरे प्यारे साथियों कि इसी के अंदर ये घुसा रहता है। ठीक है, और जिस तरीके से ये लिंक मूव करेगी, जैसे आप यहाँ पे स्टीयरिंग में दोगे, मूवमेंट दोगे तो ये लिंक को जाएगा और लिंक इनको मूव कराएगा। ठीक है, और ये आपके व्हील को मूव कराएंगे। ठीक है, तो ये है आपका डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। बहुत बड़ा खेल नहीं है, इसमें 3-4 टर्म आपको याद रखनी है कि आपका जो भी स्टीयरिंग आप करते हो वो लिंक को जाता है। लिंक जो है आपके डाई ब्लॉक से कनेक्टेड है, डाई ब्लॉक के अंदर घुसा हुआ है। डाई ब्लॉक को जब मूव कराएगा लिंक तो ये आपका यहाँ पे खांचा कटा रहता है। ठीक है, और वो आपके रैक के ऊपर स्लाइड करेगा और रैक के ऊपर स्लाइड करेगा तो आपका जो भी मूवमेंट होना है स्टीयरिंग के अंदर होता है। ठीक है, तो दो पिवटों के बीच की दूरी ऊपर भी मैंने आप सभी को लिया था। ऊपर हम लोगों ने क्या लिया था मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पे ए डिस्टेंस ले रहे हैं। मुझे लग रहा है नीचे ऊपर की तरफ हमने वो लिया था, आपका बी लिया था वहाँ पर, है ना, कि बेस को बी लिया था। ठीक है, वहाँ पे भी वहाँ पर ए लिया था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी ए ले रहे हैं हम लोग। और बेस, व्हील बेस जो है आप सभी का हमेशा क्या रहता है, बी रहता है। तो बस यही आपका दोनों चीज़ फॉलो होना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है नोटेशंस और उसके सामने लिखा हुआ है आपका जो भी हमारा कंपोनेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्रॉस जो लिंक यूज हो रही है उनके बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे है। एम एन लिंक है आपका, ठीक है, यूज किया गया है, और ए बी लिंक यूज किया गया है। ठीक है, आप इसमें फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और स्टीयरिंग सिस्टम जो स्टीयरिंग आर्म जहाँ पे यूज की गई है, ठीक है, जो मूव करने वाली है, जब ये लिंक मूव कराएगा इनको, ठीक है, तो ये इसको मूव कराएंगे। ठीक है, स्टीयरिंग आर्म यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लीवर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक्सल लगे हुए हैं। ठीक है, जिसको आप धुरा कहते हो। ठीक है, चलो अब हम इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस लिंक है वो क्या करेगा, दूसरे क्रॉस लिंक पर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, दूसरे क्रॉस लिंक के ऊपर, मतलब आगे पीछे जिधर भी हमको घुमाना होगा, जब आप घुमाओगे तो वो स्लाइड करेगा। ठीक है, और जो आप सभी का स्टीयरिंग सिस्टम है वो जुड़ा रहता है नीचे लीवर की मदद से। ठीक है, और जब आप लिंक स्लाइड करेंगे तो वो आप सभी का
जो डाई ब्लॉक के अंदर है वहाँ पे स्लाइड होगा और इससे स्टीयरिंग आपकी भुजा जो है स्लाइड करेगी और आपका जहाँ भी पहिया घुमाना है वो घूम जाएगा। तो वाहन की गति समय जब स्टीयरिंग पहिए को घुमाया जाता है तो क्रॉस लिंक जो है बेयरिंग के ऊपर स्लाइड करता है। ठीक है, क्रॉस लिंक अभी मैंने आप सभी को दिखाया कि लिंक की मदद से जो आपका डाई ब्लॉक सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर वो घुस के स्लाइड करेगा। ठीक है, जिससे डाई ब्लॉक एम और एन स्लाइड करने लगते हैं और जब डाई ब्लॉक एम और एन स्लाइड करेंगे तो जो आप सभी के भुजा लगा हुआ है स्टीयरिंग का वो स्लाइड करेगा और हमारी जो गाड़ी है एक सीध में अगर चल रही है तो आपका वो उसी पोजीशन में है, लेकिन जब हमको चेंज करना होगा तो डाई ब्लॉक स्लाइड करेगा और हमारे स्टीयरिंग आर्म्स जो भुजा लगे हुए हैं वो स्लाइड करेंगे और हमको जिस तरफ मूव कराना है मूव कराएंगे। एंगल्स की बात कर लेते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे थीटा और 90 प्लस थीटा पे ये दोनों काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब ये सीध में चल रहे होते हैं और जब सीध से हटते हैं तो इस तरीके से आप सभी का एंगल में कुछ बदलाव होता है और जितने एंगल पे हमको मोड़ना होता है। तो स्टेप धुरे से एसी से स्टीयरिंग भुजा एक का कोण जो है 90 डिग्री प्लस थीटा होता है और यहाँ पे 90 प्लस थीटा दोनों का AK और BL दोनों का हमारा 90 प्लस आपका थीटा यूज हो रहा है। देख सकते हैं A और यहाँ पे K है, ठीक है, B और L है। ठीक है, यहाँ पे 90 है और ये थीटा एंगल ले रहा है। ठीक है, तो ये 90 प्लस थीटा आपका यूज होता है। ठीक है भाई, इसमें कोई बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दोनों पीओटे के बीच की दूरी है A, आपको पता ही है। व्हील बेस यहाँ पे हमने L माना है, B नहीं माना है, यहाँ पे L माना है, तो tan थीटा बराबर निकल के आएगा A/2L। तो ये आपका डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म होता है। अब अगला हमारा आता है एकरमन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर आप सभी का गियर मैकेनिज्म पढ़ा था, कुछ इसी तरीके का यहाँ पे गियर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। अगर आपने वीडियो की शुरुआत में जो हमने स्टीयरिंग का मैकेनिज्म समझाया अगर उसको आप समझ गए होंगे तो डेफिनेटली एकरमैन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना एकरमैन को हमको ज़्यादा समझाना है। ठीक है, दो पीवटे के बीच की दूरी को हम आर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वे इस वीडियो के अंदर अलग अलग नोटेशंस आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे फ्रंट व्हील है, आप सभी को पता ही है, ये आपके एक्सल से जुड़ा रहता है, इसे फ्रंट एक्सल कहते हैं। रियर व्हील है, ठीक है, और ये आपका पूरा ट्रैक होता है, ये आपका पूरा बेस होता है। ठीक है, इतना आपको नॉर्मली अब पता हो गया है। आपको ऑलरेडी मैंने स्टीयरिंग मैकेनिज्म में ये बताया था कि अगर ये वाला जो पहिया है, ठीक है, फ्रंट व्हील, अगर मान लो इस तरीके से इस तरीके से हमने इसको घुमाया तो जो इसका एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, अगर एंगल यहाँ पर रियल एक्सल के किसी मतलब किसी पॉइंट पे बनेगा और फ्रंट व्हील का जो दोनों पहिया है वो मतलब एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए। मतलब स्टीयरिंग मैकेनिज्म यही कहती है कि जो फ्रंट व्हील है, आगे के जो दोनों पहिए हैं, वो रियर एक्सल के किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे और रियर एक्सल के किसी एक पॉइंट पे कहाँ मिलेंगे, थोड़ी दूर पर जाकर के मिलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे डॉटेड करा और ये आपके आगे बढ़ा दिया। आपको पता है कि जो ये वाला हमारा पहला फ्रंट व्हील है, यानी राइट साइड वाला जो व्हील है, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, ये आपका ज़्यादा एंगल बनाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा एंगल बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये वाला पहिया है, ठीक है, इसको कम एंगल बनाने से मतलब क्या है कि इसको घूमने की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, और ये वाला ज़्यादा एंगल बना रहा है और ज़्यादा ये घूमने की आवश्यकता है। खैर, आइए हम समझ लेते हैं। एकरमैन और डेविस दोनों में सिर्फ एक प्रकार का डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पे आप सभी का स्लाइड के ऊपर है, ठीक है, और घूमने के ऊपर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एकरमैन सिस्टम होता है उसमें जो स्टब धुरा है, ठीक है, वो व्हील है, वो एक्सल पर क्या करता है, घूमता है। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे साथियों, जो पहिया है वो क्या करता है, एक्सल पर घूम रहा है। ठीक है, एक्सल के ऊपर क्या हो रहा है, घूम रहा है। लेकिन जो स्टीयरिंग पिनियन है वो रैक के ऊपर क्या कर रही है, घूम रही है। एकरमन की बात कर रहे हैं। स्टीयरिंग जो पिनियन है, ठीक है, वो रैक के ऊपर, जो पिनियन है ये रैक के ऊपर क्या कर रही है, आप सभी की अब क्या हो रही है, अब ये घूम रही है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डेविस चचा की, तो डेविस वाले में क्या हो रहा था कि इसके ऊपर ये स्लाइड कर रही थी, मतलब लिंक की सहायता से, लिंक जो जुड़ा था यहाँ पे वो इसको इधर की तरफ खसका देता था, तो यहाँ पे आकर के ये पहुँच जाती थी। तो ये हमारा डेविस और एकरमन सिस्टम है। ठीक है,
जब इसकी प्रैक्टिकल कोई वीडियोस देखोगे तो आप जान पाओगे, लेकिन मुझे लगता है याद करने में यही याद करना है कि एकरमन जो सिस्टम है उसमें जो आपका पिनियन है वो रैक के ऊपर क्या कर रहा है, घूम रहा है। डेविस में क्या है, स्लाइड कर रहा है। ठीक है भाई। बाकी स्टीयरिंग का मैकेनिज्म यही कहता है कि जो फ्रंट व्हील है, दोनों फ्रंट व्हील दोनों हमारे जो हैं वो रियल व्हील के जो एक्सल हैं, फ्रंट व्हील जो है दोनों, वो रियर व्हील यानी नीचे वाले दोनों व्हील के एक्सल के ऊपर कुछ दूर पर जा करके किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, दोनों का जो एंगल है वो मिलेगा। अगर दोनों एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे तो वो प्रॉपर स्टीयरिंग सिस्टम नहीं होगा, और ये वाला जो है वो ज़्यादा एंगल बनाएगा और ये वाला आपका कम एंगल बनाएगा। ये आपका यहाँ पे स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। आगे हम और चीज़ें हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत स्टीयरिंग आर्म को स्टीयरिंग नकल की स्पिंडल बॉडी के साथ 90 डिग्री पर फिट नहीं किया जाता है, बल्कि गाड़ी के केंद्र से, ठीक है, जो गाड़ी का केंद्र है उसकी कुछ तिरछा करके फिट किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है वो आपका थोड़ी दूर पे, मतलब थोड़ी दूर के ऊपर फिट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट इस कॉर्नर पे ला करके ही फिट किया जा रहा है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो स्टीयरिंग आर्म है वो स्टीयरिंग नकल से थोड़ी दूर पे फिट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे नहीं, कुछ एंगल पे फिट कर रहे हैं। बस ये कहने का मतलब है। और स्टीयरिंग जो भुजा है, ठीक है, स्टीयरिंग जो भुजा है वो किंग पिन के मध्य एक सीधी रेखा खींचते हैं। किंग पिन आपको मैंने वहाँ पे ऊपर भी समझाया था। ठीक है। और इन दोनों के रेखा के बीच जो गियर बॉक्स है वो मिलता है। ठीक है। डिफरेंशियल गियर बॉक्स, रियर एक्सल और डिफरेंशियल गियर बॉक्स मिलता है। तो इस वाले टर्म को हम लोग समझ रहे थे। ठीक है। कॉल जस्ट आ गई कि जो स्टीयरिंग भुजा है और किंग पिन है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन खींचते हैं तो इन दोनों की जो केंद्र रेखा है वो रियर एक्सल के डिफरेंशियल गियर बॉक्स के समीप जाकर के मिलती है। तो ये आप सभी का कह सकते हैं कि डायग्राम है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है। नोट पॉइंट में यही लिखना है कि अगर हम वाहन को राइट साइड घुमाएंगे, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड वाला पहिया है, ठीक है, राइट साइड घुमाएंगे तो जो लेफ्ट साइड वाला पहिया है वो अधिक घूमता है। ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाला पहिया है ये अधिक आपका घूम रहा है। ठीक है। और इसके कारण जो वाहन के फिसलने की दर है वो बिल्कुल भी कम हो जाती है, और जो एंगल है वो आपका कम बना रहा है और राइट साइड वाला ज़्यादा एंगल बना रहा है। तो ये आपका कह सकते हैं कि एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म है, जो कि मैंने आप सभी को बताने की ही कोशिश करी। बाकी आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, मुझे आशा है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है। क्योंकि हम इम्पोर्टेंट रिवीजन ही कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग को हम बहुत इजीली समझेंगे। देखिए आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा पावर स्टीयरिंग के बारे में। ठीक है, कि भैया पावर स्टीयरिंग बताओ। ठीक है, पावर स्टीयरिंग बताओ। अब आपको दो तरीके की पावर स्टीयरिंग देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग को हम समझने वाले हैं बहुत इजीली। पहले हम डायग्राम को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, और आपने क्या किया कि अब आपको मान लो राइट टर्न लेना है, तो आपने घुमा दिया स्टीयरिंग को। घुमाने के बाद आपको यहाँ पे लगा हुआ है टॉर्क सेंसर। ठीक है, क्या लगा हुआ है, टॉर्क सेंसर। ठीक है। तो जहाँ पर भी मैं कुछ बता रहा हूँ कॉल आ गई थी, ठीक है, और इसी वजह से मैं लाइव सेशन नहीं ले पाता, क्योंकि आप लोगों के कॉल को भी मैं ही रिसीव करता हूँ। ठीक है। तो खैर हम बात कर रहे हैं स्टीयरिंग के। ठीक है। तो स्टीयरिंग आपने घुमाया, जिस भी दिशा में हमको ले जाना है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका टॉर्क सेंसर। ठीक है, ये टॉर्क को रीड करता है, और यहाँ पर आप सभी का कंट्रोलर है। ठीक है। तो टॉर्क सेंसर आप सभी के कंट्रोलर को बता रहा है, और यहाँ पे लगा हुआ है विद्युत मोटर। ठीक है, ये जो ECU लगा हुआ है, कंट्रोलर यूनिट लगी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट लगी हुई है, ये विद्युत मोटर को बताएगी कि कितना आप सभी का देना है, कितना स्पीड देना है मोटर को। ठीक है। और ये आपका स्टीयरिंग शाफ्ट है, स्टीयरिंग शाफ्ट रोटेट करेगा, और जितना हमको क्या नाम है बताया गया है टॉर्क, वो उतना यहाँ पे असिस्ट करेगा, और उसके हिसाब से ही वो
आपका विद्युत मोटर को चलाएगा। अगर वो सीधी स्पीड में, आप सीधी लाइन में चल रहा है यानी स्टीयरिंग का यूज नहीं हो रहा है, तो ये विद्युत मोटर आपका नहीं ऑन होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए हम इनकी थोड़ी सी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, ये इलेक्ट्रिक मोटर और कुछ सेंसर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। अब हम जो मोटर यूज कर रहे हैं उसको चलाने के लिए बैटरी का यूज करते हैं, जो कि बैटरी चैप्टर को ऑलरेडी हमने कवर करा रखा है। ठीक है, और हम बैटरी जो है उससे मोटर चलाएंगे और मोटर की जो पावर है यूज करेंगे किसको, जो भी आपका स्टीयरिंग है उसको एक इच्छित दिशा में मोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें हम दो प्रकार के सेंसर यूज करते हैं, एक आपका टॉर्क सेंसर, एक रोटरी सेंसर। टॉर्क सेंसर क्या करता है, सब जो भी लेते हैं सिग्नल, ये वोल्टेज के फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो टॉर्क सिग्नल टॉर्क सेंसर हो, चाहे वो आपका रोटरी सेंसर हो। अब टॉर्क सेंसर क्या करेगा कि जितना भी स्टीयरिंग के अंदर टॉर्क बताया जा रहा है वो वोल्टेज सिग्नल के रूप में उसको ले लेगा। ठीक है, और सेंसर को भेज देगा। और यहाँ पे रोटरी सेंसर है। ठीक है, रोटरी सेंसर क्या कर रहा है, कितनी तेज से हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है, और इसकी दिशा को क्या करेगा, वोल्टेज सिग्नल में लेकर के किसको भेज देगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ईसीयू को भेज देगा। ठीक है, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके बताएगा मोटर को। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक मोटर को बताएगा और फिर इलेक्ट्रिक मोटर को वही धारा देगा जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, और हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है वो किसके ऊपर काम करता है, कुछ इस तरीके से रहता है आपका रैक एंड पिनियन का सिस्टम। ठीक है, एक बार मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको एकदम से अंदाज़ा हो सके। ठीक है भैया, एकदम से अंदाज़ा हो सके। तो इसके अंदर ये आपका आकर के अटकता है। ठीक है, जो आपका घुमाने वाला शाफ्ट है, अगर हम मान लीजिए इसको इधर की तरफ घुमाएंगे तो ये इधर की तरफ इसको धक्का देगा और हमारा जो है स्टीयरिंग इधर व्हील जो है इधर की तरफ चला जाएगा। अगर हम मान लो इसको इधर की तरफ करेंगे तो ये इधर की तरफ घूमेगा। तो यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे रैक को बाईं और दाईं ओर गति प्रदान की जाती है। जैसे जैसे धारा का मान बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है नियंत्रित होगी। तो कुछ इस तरीके का हमने बता दिया आप सभी को इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। अब हमारा आता है हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यूज क्या किया जाता है। कुछ नहीं है, वहाँ पे सेंसर यूज किया जा रहा था, यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में क्या यूज हो रहा है, हाइड्रो यानी द्रव यूज किया जा रहा है। पास्कल का लॉ ऑलरेडी आप सभी को पता है, जितनी स्टीयरिंग को आवश्यक गति दी जाती है कार्य करने के लिए एक पिस्टन का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे ही जो स्टीयरिंग है उसको हम घुमाएंगे तो जो हाई प्रेशर वाली जो फ्लूइड है उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में आपको अपने उसको मोड़ना है, किसको, अपनी गाड़ी को मोड़ना है। ठीक है भाई, समझ गए। स्टीयरिंग सिस्टम हाइड्रोलिक की कुछ नहीं है, इसमें हाई प्रेशर की फ्लूइड यूज करेंगे और जिस भी दिशा में आप घुमाएंगे वो फ्लूइड क्या करेगा, उसी तरफ उसको घुमाएगा और आपका स्टीयरिंग बहुत इजीली घूम जाएगा। तो ये था आपका पूरा यूनिट। कौन सा यूनिट है ये है आपका यूनिट था स्टीयरिंग सिस्टम का। ठीक है भाई, अब हम अगली यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एक और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराएंगे। लास्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने 4 क्वेश्चन कराए थे। 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन मिला करके ब्रेकिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। तो चलिए हम ब्रेकिंग सिस्टम को कराते हैं। पहले ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जान लीजिए। तो ब्रेक क्या है मेरे प्यारे साथियों, ब्रेक एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी गतिमान वस्तु है, चाहे वो वाहन हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसके ऊपर दबाव लगा करके हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, यानी जो मशीन की गति है उसको हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, और किसी गाड़ी में ब्रेक का उपयोग हम करते हैं रोकने के लिए। तब हमारा क्या होता है कि जो गतिज ऊर्जा है यानी जो चलने की दौड़ रही है गाड़ी हमारी, वो क्या हो जाती है, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है और कहाँ पर जाती है, वायुमंडल के अंदर हो जाती है विक्षेपित। और उसके लिए हम लुब्रिकेशन वगैरह सिस्टम भी यूज करते हैं। तो ब्रेक फंक्शन हमारा क्या है कि वाहन को सुरक्षित तरीके से कम दूरी पर रोकना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ब्रेक मार रहे हो और जाके भिड़ के रुक रही है। ठीक है, जब वाहन ढलाई से सड़क से नीचे उतर रहा हो तो उसको हम कंट्रोल में रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे सिलेबस को कवर करने की कोशिश मेरा नहीं है, हमें सिर्फ जो चीज़ समझना है वो चीज़ समझना है। ठीक है,
तो हम दो ही चीज़ समझेंगे, पहला क्या है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, दूसरा क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, दो चीज़ हमको समझना है, दोनों चीज़ को समझ लेते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक तो आप 4th सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे, वहीं से हमने इस डायग्राम को भी उठाया है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर क्या किया, ब्रेक को दबाया, पैडल को। ठीक है, ये ब्रेक पैडल है, ये आपका पीवेट लगा हुआ है। पीवेट का काम क्या है कि किसी भी ऐसे पॉइंट पर आपका ये घूमता है, मतलब इस पर आप दबाओगे तो ये इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा। ठीक है, और ये इधर की तरफ ले आएगा। ठीक है, तो पीवेट का यही काम है कि पीवेट क्या करता है कि किसी भी जगह पर टिक करके घूमता है, उसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, उसके चारों तरफ जो वस्तु है वो घूमती है, तो इस पर प्रेस करोगे तो ये घूमेगा और ये नीचे की तरफ ले जाएगा। ये है आपका मास्टर सिलेंडर। ठीक है, मास्टर सिलेंडर। देखिए, इन सब के बारे में आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है, बट जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये इसके अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ है, ऑयल। ठीक है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। आप सभी को पता है पास्कल का लॉ, क्योंकि एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो चारों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। इसके ऊपर जब प्रेशर यहाँ पे आया, ठीक है, तो स्प्रिंग के साथ ये जो जो ऑयल है ये कंप्रेस हुआ, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पाइप लाइन के माध्यम से हम दोनों व्हील के ऊपर ले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है व्हील सिलेंडर, और जब यहाँ से ये ऑयल आपका आया और प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे लगी हुई है स्प्रिंग। ठीक है, तो पहले यहाँ पर अगर देखोगे इस वाले मैकेनिज्म को, ठीक है, तो इसके पहले लगा है आपका ब्रेक शू। ठीक है, तो जब ये आपका ऑयल आएगा, ठीक है, और चारों तरफ जो है प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ब्रेक शू क्या करेंगे, जा करके जो व्हील है उसके ऊपर चिपक जाएंगे और आपका जो व्हीकल है वो रुक जाएगा। तो यही आपका मैकेनिज्म है हाइड्रोलिक ब्रेक का। मुझे लगता है कि बहुत ईजी सा मैकेनिज्म है। थ्योरी को पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलिक लिखना क्या है कि यह पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है, पास्कल के लॉ के ऊपर काम करता है, और पास्कल का नियम ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो सभी दिशाओं में बराबर होता है। तो किसी द्रव पर जब दाब लगाया जाता है तो ये दाब बराबर रूप से सभी दिशाओं में भागता है, अतः चारों पहियों पर समान बल से ब्रेक लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो पहिए दिखाएंगे ये आपके चारों पहिए के ऊपर जाकर के लगता है। ठीक है, इसमें मास्टर सिलेंडर जो है एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है जिसमें ब्रेक ऑयल भरा रहता है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख भी दिया था कि यहाँ पे ब्रेक ऑयल रहता है। ठीक है, चालक द्वारा ब्रेक पैडल दबाने पर जो पुश रॉड है वो मास्टर सिलेंडर से भरे द्रव पर दाब डालती है। ठीक है, जो ये पुश रॉड है, ठीक है, ये क्या करती है कि जो ऑयल से भरे सिलेंडर है, ठीक है, उस पर क्या करेगी, यहाँ पे दाब डालती है। तो क्या होता है कि व्हील के ऊपर एक समान दाब लगता है, और इस दाब के कारण व्हील पे लगेगा तो व्हील सिलेंडर में लगे जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ से हट जाते हैं और ब्रेकिंग प्रभाव शुरू कर देते हैं। मतलब जब पिस्टन जो है जो व्हील सिलेंडर हैं, ठीक है, जो पहले से लगे हुए हट जाएंगे, और जो ब्रेक शू है वो क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, जा करके वहाँ पे अटैच हो जाता है। और जब आपका ब्रेक नहीं लगाना होता है तो ब्रेक पैडल से क्या करता है, आपका जो ड्राइवर है वो हटा लिया। ठीक है, तो ब्रेक ड्रम के भीतर जो स्प्रिंग है वो ब्रेक शू को क्या करती हैं, पहले अपने स्थान पे ले आती हैं, और जब पहले अपने स्थान पर ले आएंगी तो जो भी ऑयल है, ठीक है, उसके प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और फिर से ऑयल क्या करेगा, वो मास्टर सिलेंडर के अंदर पहुंच जाता है। यही मैकेनिज्म है आप सभी के किसके, हाइड्रोलिक ब्रेक की। ठीक है, आइए, ये मास्टर सिलेंडर वगैरह के बारे में दिया गया है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, व्हील सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और वैक्यूम ब्रेक भी आप सभी के सिस्टम एग्जाम में है, लेकिन हम पढ़ेंगे, ठीक है, एयर ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे आप सभी का, ठीक है, एंटी लॉक ब्रेक। तो पहले हम एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम को हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को हम शुरू करने से पहले ये भी कह देते हैं कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बीटीयूपी के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, उसके लिए हम आप सभी को ब्रेक सिस्टम बताते हैं। जब ब्रेक सिस्टम अप्लाई होता है, यानी ब्रेक अप्लाई होता है, तो क्या होता है कि जो आपकी चारों व्हील हैं वो क्या हो जाती है मेरे प्यारे साथियों, वो लॉक हो जाती हैं। जब लॉक हो जाती हैं तो आपका स्टीयरिंग पर कमांड नहीं रहता, यानी आप अगर गाड़ी को चाहो इधर उधर भी मूव कराना तो वो भी नहीं करा सकते हो। और जब आपका चारों व्हील लॉक हो गया है तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे, मान लो आपके सामने कोई बच्चा है और आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो गाड़ी तो आपकी रुक गई,
लेकिन वो गाड़ी फिसलते हुए उस बच्चे का एक्सीडेंट कर देगी। तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। उसी के लिए अब बनाया गया है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। और एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जो है वो सेंसर्स के ऊपर काम करती है। जो भी सिस्टम्स यूज हो रहे हैं वो सेंसर्स के ऊपर यूज हो रहे हैं। तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम में हम वाहन के व्हील को लॉक होने से रोकते हैं। लॉक तो होता है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लॉकिंग हट जाती है, ठीक है, जो कि सेंसर की मदद से, और वाहन सड़क पर नहीं फिसलता है। इससे वाहन सीधे रास्ते पर चलकर रुकता है। एबीएस जो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है एक ऑटोमेशन प्रणाली है, आगे सीएनसी मशीन भी पढ़ोगे उसके बेसिस पे ये चीज़ बनाई गई है, जो कि दो की पॉइंट आपको याद रखना है, थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग और कैडेंस ब्रेकिंग, ठीक है। इन दोनों के सिद्धांतों का उपयोग करती है। थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग और कैडेंस ब्रेकिंग इन दोनों के सिद्धांतों का उपयोग करती है। अब भैया इनका क्या सिस्टम है तो वो जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको आगे चलते हैं डायग्राम की तरफ, ठीक है। ये आपके चारों तरफ चारों व्हील लगे हुए हैं, ठीक है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। अब ये आगे फ्रंट व्हील है, इधर रियर व्हील है। अब जो एबीएस प्रणाली लगी हुई है वो क्या करती है कि चारों व्हील के ऊपर अपना सेंसर लगा के रखती है, ठीक है। जो एबीएस सिस्टम यूज हो रहा है उसके अंदर क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एबीएस में एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ईसीयू लगी होती है, जो कि हर पहिए पर एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। अब एक इसमें हाइड्रोलिक पंप लगा होता है। अब जब एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम अपने ज़रूरत के हिसाब से ही पंपिंग करता है, कितनी स्पीड है उस स्पीड को जज करते हुए एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम अप्लाई होता है, ठीक है भैया। तो ये सारा काम किसके ऊपर है, ईसीयू के ऊपर है। आइए एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के हम वर्किंग को पढ़ लेते हैं। एंटी लॉक ब्रेक को हम कंट्रोलर एंटी लॉक ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। पहिए के लॉक होने से कुछ समय पहले ब्रेकिंग प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपने ब्रेक अप्लाई किया, पहले वो क्या करेगा, स्पीड को स्लो करेगा, आपके जो व्हीकल है उसकी स्पीड को स्लो करेगा। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत लॉक ही कर दिया, पहले वो स्पीड को स्लो करेगा। स्पीड कितनी है वो आपका ईसीयू बताएगा, ठीक है। उसके हिसाब से ऑयल जो है वो प्रेशराइज होगा और आपके ब्रेक शू जो है वो आपके जो व्हील है उसको पकड़ेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर इसका प्रयोग हम करते हैं आपके व्हील को लॉक करने के लिए, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम प्रेशर को रिलीज कर लेते हैं और हमारा जो ब्रेक है वो फिर से एंटी लॉक हो जाता है। यानी लॉक तो होगा फिर से एंटी लॉक हो जाएगा, यानी फिर से आपकी स्टीयरिंग आपके हाथ में आ जाएगी। तो यही प्रोसेस जो है आपका एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम कहलाता है, तथा फिर इसका प्रयोग किया जाता है। अतः प्रेशर को हम बार बार रिलीज करेंगे और बार बार हम क्या करेंगे, लॉक करके अनलॉक कर रहे हैं। तो यही हमारा एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का मुख्य उपयोग होता है जब वाहन का अगला पहिया जाम होता है तो इसकी गतिशीलता घटती है। यानी जब अगला पहिया हम क्लोज करेंगे तो स्पीड पहले कम होगी, और जब पिछला पहिया आपका जाम होगा तो वाहन की स्थिरता कम होती है, यानी कम वो कंट्रोल में आएगी, ठीक है। जो अगला पहिया जब क्लोज होगा तो आपकी जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये आपका एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है। बहुत इजीली आप ये फिगर बना करके एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के बारे में जितना चाहो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और टॉपिक बच रहा है आपका, क्या बच रहा है मेरे प्यारे साथियों, एयर ब्रेक, ठीक है। तो एयर ब्रेक को भी हम लगे हाथ कर देते हैं। एयर ब्रेक का हमारा कोई यहाँ पे डायग्राम तो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन एयर ब्रेक की हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं, इजीली आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम को ही समझ लेते हैं, सॉरी एयर ब्रेक सिस्टम के डायग्राम को ही समझ लेते हैं। तो एयर ब्रेक सिस्टम, यहाँ पे एयर आप सभी का नॉर्मली एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। एयर फिल्टर की मदद से हम फ्रेश एयर को लिए और ये कंप्रेशर लगा हुआ है, हमने एयर को कंप्रेस करना है क्योंकि कंप्रेस्ड एयर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगी। उसको लेकर के हम रिजर्वोयर में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एसेसरीज लगी हुई हैं जैसे कि स्टीम स्टॉप वाल्व हो गया है, मतलब प्रेशर वाल्व यहाँ पे लगता है, स्टीम स्टॉप तो नहीं कह सकते, स्टीम नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रेशर रिलीज वाल्व कह सकते हैं उसे। प्रेशर रिलीज वाल्व लगा होता है जो कि प्रेशर वगैरह को रिलीज कर सके। उसके बाद यहाँ पे पैडल का इक्विपमेंट बना होता है, ये देखिए 2D डायग्राम है, ठीक है। तो इसको एज इट इज आप बना सकते हो। पैडल लगा हुआ था जिसको आप प्रेस करोगे और यहाँ पे ब्रेक वाल्व मैकेनिज्म है, ठीक है, जहाँ पर आपका पैडल जब प्रेस करोगे तभी आपका एयर आएगा। और एयर कहाँ पे जाएगा, चारों व्हील के अंदर चला जाएगा। व्हील के अंदर लगा होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम प्रेशर गेज आपको पढ़ाया था मैंने 4th सेमेस्टर हाइड्रोलिक में, ठीक है। तो वहाँ पे डायाफ्राम में क्या होता था कि जब डायाफ्राम में प्रेशर जाता है तो वहाँ पे जो रैक एंड पिनियन सिस्टम था उससे वो
आपको प्रेशर मेजरमेंट होता था, डायफ्राम के अंदर जब जाएगा तो डायफ्राम क्या करेगा, ब्रेक शू को प्रेस करेगा और ब्रेक शू क्या करेगा, आपके व्हील को जाम कर देगा। तो ये आपका प्रेशर, ये आपका जो मैकेनिज्म है, ये आपका एयर ब्रेक मैकेनिज्म है। तो आइए एयर ब्रेक मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं नॉर्मली हिंदी में। इस ब्रेक सिस्टम में कंप्रेस फिल्टर के माध्यम से वायुमंडल से हवा को सक करते हैं। यहाँ पे आपका मेजरमेंट भी दिया हुआ है 5.3। उसके ऊपर हम कंप्रेस करके रिजर्वोयर में भरेंगे। रिजर्वोयर पर लगा होता है अनलोडर वाल्व। अब यह अनलोडर वाल्व क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है अनलोडर। ठीक है भैया, अनलोडर। अनलोडर क्या करता है कि भैया कितना हमको कम, जब तक ये फिल नहीं हो जाता रिजर्वेयर तब तक ये अनलोडर चलता रहेगा। मतलब अनलोडर ये नहीं कि बंद कर देगा जाना, जैसे ये फुल हो जाएगा उसके बाद अनलोडर क्या कर देगा, कट कर देगा। ये काम है अनलोडर का। रिजर्वोयर में पूर्ण निश्चित दाब तक वायु भरे जाने के बाद वायु को रिजर्वोयर में जाने से अनलोडर रोक देगा। ठीक है, और वायु दाब कम होने पर रिजर्वोयर में जाने देता है। तो अनलोडर का काम है कि हमेशा उस चीज को फिल करके रखे। ठीक है, ब्रेक पैडल के नीचे ब्रेक वाल्व लगा रहता है। ठीक है, ये ब्रेक पैडल हमने यूज किया और ये है ब्रेक वाल्व। ठीक है, और ब्रेक पेडल दबाने पर ब्रेक वाल्व कंप्रेस्ड वायु को पाइपलाइन के माध्यम से पहियों को भेजता है और ब्रेक चैम्बर में जाने देता है। ब्रेक चैम्बर में लगा रहता है डायाफ्राम, जो कि वायु दाब के कारण पीछे को दबाएंगी यानी फैलेंगी, जिससे पुश रॉड बाहर निकलेंगी और फिर लीवर के सिरे पर लगी कैम को चलाती हैं, जिससे ब्रेक शू क्या हो जाता है, फैल जाता है। और ब्रेक शू क्या करेगा, ड्रम के संपर्क में आएगा और ड्रम के संपर्क में आकर के जो हाइड्रोलिक ब्रेक आपने पढ़ा था कि वो व्हील को जाम कर देगा। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म है एयर ब्रेक का। बहुत कम शब्दों में बता दिया हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत इजीली इसे पढ़ भी पाओगे और याद भी कर पाओगे। तो कैसी रही ये हमारी दूसरी वन शॉट, जिसमें हमने 2 यूनिट कवर किए। यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, यूनिट नंबर 6 और 7 ऑलरेडी कवर कर रखा है, जो कि प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। यूनिट नंबर 2 कवर करना है और आप सभी का जो भी और यूनिट बच रही सस्पेंशन सिस्टम वगैरह उनको कवर करके आपको हम प्रिपेयर करा देंगे 17 तारीख तक। ठीक है भाई, तो चलो हम विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको डालते हैं।